हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नाइट्रोजन फैमिली को डिस्कस किया, जहां हम लोगों ने नाइट्रोजन का इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके कंपाउंड्स जैसे अमोनिया, नाइट्रिक एसिड को देखा। साथ ही साथ नाइट्रोजन के साथ ग्रुप में रहने वाले फास्फोरस के बारे में भी हम लोगों ने जाना। उसके कंपाउंड दैट इज फॉस्फीन, याद रखिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फॉस्फीन का प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाना भी सीखा। पी ब्लॉक में जितना भी स्ट्रक्चर बनाने के वाले कंपाउंड्स हैं, मैंने सभी कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर आपको बता दिया। इसी बेस पर आपको यही क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है स्टूडेंट। तो 15th ग्रुप कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग आते हैं 16th ग्रुप में, मतलब नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट ऑक्सीजन फैमिली में। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बात, छोटा सा बात बता देता हूं। देखिए, नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली दोनों बहुत एक दूसरे से आपस में इंटरलिंक्ड है या मैच्ड है। बहुत सारा पॉइंट, इंट्रोडक्टिव वाला पॉइंट जो मैंने नाइट्रोजन फैमिली में बताया था, वही चीज, वही रीजन, वही लॉजिक आपको ऑक्सीजन फैमिली में अप्लाई करना है। और स्टूडेंट, बार बार एक ही बात को मेरे लिए दोहराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं टाइम बहुत कम है। तो एक ही चीज को बार बार बताने से बेटर है कि थोड़ा आप भी मेहनत कर लीजिए। जो नाइट्रोजन फैमिली में मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बताया था, या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने वहां डिस्कस किया था विद लॉजिक, विद रीजन, वो आप एक बार देख लीजिए। तो इस चैप्टर को, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखने से पहले आप जो नाइट्रोजन फैमिली का लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 3 है, जो मैंने डिलीट नहीं किया है, पुराने वाले व्हाट्सएप ग्रुप में भी अभी भी वो है, तो आप वहां से उस लेक्चर को देख सकते हैं अगर कोई रीजन समझ में नहीं आए तो। हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा हिंट आपको देते चलूंगा और उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आप फुल कंसंट्रेशन से हार्ड वर्क कर रहे होंगे और वीडियो लेक्चर को समझकर, एंजॉय करके अपने फेयर कॉपी में नोट भी कर रहे होंगे। तो चलिए आइए स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन फैमिली। तो सबसे पहले बात आया स्टूडेंट कि ऑक्सीजन फैमिली सर पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में है, कैसे पहचानेंगे कि ये ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। तो सबसे पहले बात आ गया इंट्रोडक्शन में। तो आप पीरियोडिक टेबल के 16th ग्रुप में या फिर 6th ए में रहने वाले जो भी 6 एलिमेंट हैं, उन सभी एलिमेंट को एक साथ आप कहेंगे ऑक्सीजन फैमिली। ये ग्रुप नंबर वाले, इस ग्रुप में रहने वाले जितने भी एलिमेंट हैं, उस ग्रुप में रहने वाले सभी एलिमेंट्स को हम लोग एक साथ ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। बात आया कि सर 16th और 6th ए ग्रुप किस ब्लॉक में है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो 16th या 6th ए है या फिर जो ऑक्सीजन फैमिली है, वो पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक में है। और जैसे ही मैंने कहा पी ब्लॉक, आपके दिमाग में क्लिक हो गया कि वो पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में रखा हुआ है, जहां 13 से लेकर 18 ग्रुप है, टोटल ऑफ 6 ग्रुप प्रेजेंट है। उसी राइट हैंड साइड में रखे गए ग्रुप में एक ग्रुप है 16th ग्रुप, जिसको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली कह रहे हैं और उसी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बात आया कि पीरियड, इस ग्रुप में, इस फैमिली में रहने वाले जो एलिमेंट हैं वो किस पीरियड से लेकर किस पीरियड तक बिलोंग करते हैं। तो आपको बता दूंगा स्टूडेंट कि जो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर हैं वो 2nd पीरियड से लेकर 7th पीरियड तक मौजूद हैं, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और ना तो हाइड्रोजन और ना ही हीलियम, ये दोनों ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर नहीं है। मतलब फर्स्ट पीरियड में रखा हुआ कोई भी एलिमेंट इस फैमिली का मेंबर नहीं है। फिर स्टार्ट कहां से होता है, 2nd से। और आज के पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड कितना है माय डियर स्टूडेंट, 7। तो 2nd से स्टार्ट होकर बिल्कुल लास्ट, मतलब 7th पीरियड तक इस फैमिली के, इस ग्रुप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब बात आ गया कि ग्रुप, सब ग्रुप क्या है। तो सब ग्रुप देख सकते हैं कि मैंने 6 के बाद अल्फाबेट ए लिखा है, तो इसका जो सब ग्रुप है वो सब ग्रुप है आपका ए। टोटल एलिमेंट की अगर मैं बात कर लूं तो इस फैमिली में या इस ग्रुप में जो टोटल एलिमेंट हैं वो टोटल 6 एलिमेंट हैं। और वो 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम
और यहां तक तो सभी को याद होगा, बट मैं यहां से आपको एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट के बारे में बताता हूं जिसका सिंबल है Lv, और इसी को कहते हैं लिवरमोरियम। लिवरमोरियम स्टूडेंट, आपको तो पता ही है कि आज के पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट का डिस्कवरी हो गया है। तो 116 एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है, ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 116 है, उसी को हम लोग कहते हैं लिवरमोरियम, और उसका सिंबल है Lv। तो आप देख सकते हैं सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवंथ पीरियड में रहने वाले ये सब एलिमेंट है ना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 एलिमेंट जो हैं, इन सभी को एक साथ हम लोग ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, जस्ट बिकॉज इस ग्रुप का या इस फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है वो आपका ऑक्सीजन है, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया है आपका ऑक्सीजन फैमिली। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, आप पोलोनियम और ये जो लिवरमोरियम है, ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहने का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर बहुत हाई होता है, वो अनस्टेबल होते हैं और डिसोसिएट होकर अल्फा, बीटा, गामा रेज इमिट करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, सच टाइप ऑफ एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो डिसोसिएट होकर नेचर में अनस्टेबल होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं और डिसोसिएट होकर अल्फा, बीटा और गामा रेज इमिट करते हैं, उसे ही हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और इस ग्रुप में 16th ग्रुप में पोलोनियम और लिवरमोरियम, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जिसका नेचर रेडियो एक्टिव है, मतलब वो हम लोग के लिए हार्मफुल हैं, वो खुद डिसोसिएट होकर अल्फा, बीटा, गामा रेज इमिट करते हैं। इसीलिए इन एलिमेंट्स के बारे में डिटेल स्टडी अभी तक नहीं किया गया है माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, एक बात और, पोलोनियम के बारे में अगर हम बात करें, ध्यान से सुनते चलना स्टूडेंट, बहुत सारा मैं नई नई बातें आपको बताऊंगा। पोलोनियम का जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसका सिंबल है आपका PO और जिसका एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट 84, इसका 84 और इसका 116। हाँ जी, तो पोलोनियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका हाफ लाइफ है 13.8 डेज। अब 13.8 डेज हाफ लाइफ कहने का मतलब क्या होता है? तो देखो, यहां लाइफ का मतलब होता है टाइम और हाफ टाइम। इसका मतलब होता है स्टूडेंट कि इस एलिमेंट, मतलब कोई भी अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहेगा, मान लो कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मैंने पेरेंट न्यूक्लियस ले लिया। ध्यान से सुनते चलना, ये चीज आपको फिजिक्स के टीचर मॉडल फिजिक्स में डिटेल से बताएंगे, बट मैं हल्का सा आपको अभी हिंट दे देता हूं। मान लो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट मैंने पोलोनियम लिया, उसका न्यूक्लियस लिया जिसे मैं कह रहा हूं पेरेंट न्यूक्लियस। तो अनस्टेबल होने के कारण से ये खुद अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, और इसके लिए वो क्या करता है कि अल्फा, बीटा, गामा रेज इमिट करता है। तो ये पेरेंट न्यूक्लियस जो है, लेट्स मान लेते हैं कि अल्फा रेज इमिट करके डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, स्टेबल डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, मतलब कोई प्रोडक्ट बनाया, उसी को हम कह रहे हैं डॉटर न्यूक्लियस। और इस रिएक्शन को होने में टोटल टाइम, लेट्स से मान लेते हैं स्टूडेंट कि 20 डेज का लगा। इस रिएक्शन को होने में टोटल टाइम कितना लगा? 20 डेज का लगा। तो बताइए इस 20 डेज का हाफ डेज कितना होगा? तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, आपका जवाब आएगा 10 डेज। तो वही मैं कह रहा था कि एक पेरेंट न्यूक्लियस को, जो कि रेडियो एक्टिव है, उसको डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने में जितना टाइम लगता है, उसके हाफ टाइम को हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। लाइफ का मतलब होता है स्टूडेंट टाइम और हाफ टाइम। तो मतलब एक रेडियो एक्टिव पेरेंट न्यूक्लियस को डिसोसिएट होकर डॉटर न्यूक्लियस में जितना टाइम लगता है, उसके हाफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ। तो इसका मतलब है कि पोलोनियम का हाफ लाइफ अगर 13.8 डेज है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पोलोनियम को डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने में 13.8 डेज का हाफ टाइम लगता है। मतलब हाफ ऑफ द पोलोनियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू द डॉटर न्यूक्लियस इन 13.8 डेज। हाँ जी,
अब इसके बाद स्टूडेंट एक बात और मैं यहां से बता देता हूं, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट कहते हैं, जैसे फादर मदर सन और डॉटर को एक साथ फैमिली कहते हैं, मुझे और आपको मिलाकर एक साथ मेंटोरियंस कहते हैं, उसी तरीके से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, बस यही चार को लेना है, क्योंकि पोलोनियम और लिवरमोरियम रेडियो एक्टिव है, इसको कंसीडर मत करना। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, इन सभी को एक साथ हम लोग चाल्कोजेन कहते हैं। चाल्कोजेन कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, चाल्कोजेन कहते हैं। बात आया कि भाई चाल्कोजेन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस एलिमेंट के हेल्प से हम लोग ओर्स बनाते हैं। इन एलिमेंट्स का यूज ओर्स बनाने में, अयस्क बनाने में किया जाता है, ओर्स बनाने में किया जाता है, इसीलिए इन सभी एलिमेंट्स को एक साथ चाल्कोजेन कहते हैं। पोलोनियम और लिवरमोरियम को नहीं लेना है, सिर्फ ऑक्सीजन से लेकर टेल्यूरियम तक लेना है। जैसे मैं छोटा सा आपको एग्जांपल अगर बताऊं स्टूडेंट, छोटा सा एग्जांपल बताऊं तो देखो Fe2O3 जिसका नाम क्या है हेमाटाइट, Fe3O4 जिसका नाम क्या है मैग्नेटाइट, Al2O3.2H2O तो इसका नाम क्या है बॉक्साइट, जिंक ब्लेंड, गैलेना, सिनाबार। आप देखो ना, ये जितने भी ओर्स लिखे गए हैं इसमें आपको ऑक्सीजन और सल्फर कॉमन देखने को मिलेंगे। ऊपर वाला ऑक्साइड का ओर है इसीलिए ऑक्सीजन है, नीचे वाला सल्फाइड का ओर है इसीलिए इसमें सल्फर है। मैंने मेटलर्जी चैप्टर में आपको ओर्स बहुत अच्छे से पढ़ाया है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो नॉन मेटल आपको दिख रहा है वो नॉन मेटल ग्रुप 16 का ही एलिमेंट है, वो यही ऑक्सीजन से लेकर टेल्यूरियम वाले में से कोई एलिमेंट है। तो सिंस इन एलिमेंट्स का या फिर ग्रुप 16 में रहने वाले एलिमेंट्स का यूज ओर्स बनाने में करते हैं, इसीलिए माय डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन से लेकर टेल्यूरियम तक के ये चार एलिमेंट को एक साथ हम लोग चाल्कोजेन कहते हैं। और चाल्कोजेन कहने का रीजन मैंने आपको बता दिया। मैं कुछ पॉइंट्स ऐसा होगा जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा स्टूडेंट, जिसमें आपको बाकी भीड़ से अलग आपको पहचान मिलेगा, आपको लीडिंग एज मिलेगा। ऑल यू नीड इज टू डू हार्ड वर्क एंड व्यू द वीडियो लेक्चर बाय फुल कंसंट्रेशन एंड फुल डेडिकेशन। हाँ जी, तो बात आया स्टूडेंट कि थोड़ा सा इन एलिमेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं। ऑक्सीजन जो सेकंड पीरियड में रहने वाला है, सल्फर थर्ड पीरियड में पाया जाने वाला है, सेलेनियम फोर्थ पीरियड में, टेल्यूरियम फिफ्थ पीरियड में और पोलोनियम आपका सिक्स्थ पीरियड में है। लिवरमोरियम और पोलोनियम को हम लोग स्टडी नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ देयर रेडियो एक्टिव नेचर। ऑक्सीजन का यहां मैंने एटॉमिक नंबर लिखा है 8, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, सेलेनियम का एटॉमिक नंबर 34, टेल्यूरियम का एटॉमिक नंबर 52 और पोलोनियम का एटॉमिक नंबर आपका 84 है। आइए अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं और साथ ही साथ इसका हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी कैलकुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग का टारगेट है, एम है टू कैलकुलेट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 16th ग्रुप और 6th ए ग्रुप और द मेंबर्स ऑफ 6th ए ग्रुप और चाल्कोजेन। हाँ जी, तो इनर्ट गैस का हेल्प लेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में। मैं पहले हल्का सा आइडिया दे देता हूं स्टूडेंट, बार बार एक ही चीज को बोलना नॉट पॉसिबल फॉर मी, सो प्लीज कोऑपरेट विथ मी। देखिए ध्यान से, मैंने इनर्ट गैस लिया है और उसके बाद ये जो 2 लिखा हुआ है ये सेल को बता रहा है, S और P लिखा हुआ है सब सेल को बता रहा है, और ऊपर में जो आपको नंबर लिखा हुआ दिख रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म में, वो आपको इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। तो चलिए देखिए, हीलियम 2s2 2p4, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और 2 4 और 4 8। इस तरीके से मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, इसका आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो आप देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, जैसे पोलोनियम से मैं स्टार्ट करता हूं, तो मैंने इनर्ट गैस कौन सा लिया, जेनॉन, फिर कौन सा लिया 4f14, फिर क्या लिखा 5d10, फिर क्या लिखा 6s2, फिर क्या लिखा 6p4। ये जो 4 5 और 6 है ये किसको बता रहा है, सेल को बता रहा है। F D S और P ये किसको बता रहा है, सब सेल को बता रहा है। 14 10 2 और 4 ऊपर लिखे गए वैल्यू जिसको हम लोग सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, ये किसको बता रहा है, इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। तो सबसे पहले तुम पता करो वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल मतलब बाहरी कक्ष को पता करो। तो 4 5 और 6 में से सबसे बिगर वैल्यू, लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड वाला वैल्यू कौन सा दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो इसका मतलब इसका वैलेंस सेल जो है वो 6th सेल है।
4 और 5 में से आपको वैल्यू बड़ा वैल्यू कौन सा दिख रहा है, तो इसका मतलब 5 दिख रहा है, तो ये आपका वैलेंस सेल हो गया। 3 और 4 में से बड़ा वैल्यू कौन सा दिख रहा है, 4, तो ये इसका वैलेंस सेल हो गया। यहाँ पर वैलेंस सेल 3 है और यहाँ पर वैलेंस सेल 2 है। ठीक है, ये इसका वैलेंस सेल 2 है इसीलिए सेकंड पीरियड में रखा गया, इसका वैलेंस सेल 3 है इसीलिए थर्ड पीरियड में रखा गया, इसका वैलेंस सेल 4th है इसीलिए फोर्थ पीरियड में रखा गया, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन 5th सेल में जाते हैं इसीलिए 5th पीरियड में रखा गया, इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट वो 6th सेल में जाते हैं इसीलिए इसको 6th पीरियड में रखा गया। ये मैंने बता दिया। अब देखो ध्यान से देखो, जरा गौर करना स्टूडेंट, देखो जरा यहाँ पर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहा हूं, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहा हूं जिसके एक वैल्यू को अगर हम डिटरमाइन कर लें तो वो सभी पे एप्लीकेबल हो जाए। तो इसका आउटर सेल क्या दिख रहा है 2, इसका क्या दिख रहा है 3, इसका क्या दिख रहा है 4, इसका क्या दिख रहा है 5, इसका क्या दिख रहा है 6। तो 2, 3, 4, 5, 6 के लिए हम लोग क्या कर देते हैं n यहां किसको बता रहा है, n यहां सेल को बता रहा है। कैसा सेल को बता रहा है, वैलेंस सेल को बता रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में हम 3 पैरामीटर यूज करते हैं, एक सेल, सबसेल और इलेक्ट्रॉन। तो सेल मैंने लिख लिया। अब सबसेल देखो कौन सा दिख रहा है, S, यहां भी S, यहां भी S, यहां भी S और यहां भी S। तो सेल के बाद मैंने सबसेल यहां पर S लिख दिया। अब इस सबसेल में इलेक्ट्रॉन भी दिखता होगा, चलो देखो यहां पर 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, मतलब कॉमन है इसीलिए मैं यहां पर इसको 2 लिख दिया। अब आगे देखो, फिर देखो सिर्फ यही 2s तो नहीं है, 2s के साथ 2p भी है। ध्यान देखो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। इसका मतलब फिर से हमको एक और सेल लिखना है जिसको हम कह रहे हैं n, है ना, n। अब सबसेल देखो p, यहाँ भी p, सब में p कॉमन दिख रहा है तो यहाँ p सबसेल भी लिखा गया। सेल सबसेल तो लिख दिए, 3 पैरामीटर लिखते हैं, सेल, सबसेल और इलेक्ट्रॉन। सेल और सबसेल तो मैं यहाँ लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉन का बात 4, 4, 4, 4, 4, सभी में 4, 4 कॉमन है तो ये आ गया आपका 4, मैं यहां लिख दिया। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि इसके बाद तो और कोई वैलेंस सेल लिखा हुआ नहीं है या इसके बाद और कहीं इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब इतने में से ही हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से मैंने कैलकुलेट किया। जहां पर ये स्मॉल m क्या बता रहा है, सेल, वैलेंस सेल को बता रहा है। s और p क्या बता रहा है, सबसेल को बता रहा है। 2 और 4 क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। सिंस इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है इसीलिए इसको 6th ग्रुप में रखा गया है या फिर कह सकते हैं 16th ग्रुप में रखा गया है। उसके बाद इन सभी के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसीलिए इन सभी का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन इसके इनर सेल में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है इसीलिए इन सभी का फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका डिफरेंट होगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं स्टूडेंट, देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट पॉइंट सुनना, लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब सेल में गया इसीलिए इन सभी को p ब्लॉक में रखा गया। इन सभी के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है इसीलिए इन सभी को 6th ग्रुप में रखा गया। इसके ऑक्सीजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 2nd सेल में गया इसीलिए 2nd पीरियड में रखा गया। सल्फर के लास्ट इलेक्ट्रॉन 3rd सेल में गया इसीलिए 3rd पीरियड में रखा गया। सेलेनियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन 4th सेल में गया इसीलिए 4th पीरियड में रखा गया। एंड सिमिलरली पोलोनियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन 6th सेल में गया इसीलिए इसे पोलोनियम को 6th पीरियड में रखा गया। इन सभी के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं इसीलिए इन सभी का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन इसके इनर सेल में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है। कैसे नहीं डिफरेंट है स्टूडेंट, देखो ना, इसके इनर सेल में कौन आपको दिख रहा है, हीलियम, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन है। इसके इनर सेल में कौन दिख रहा है, नियॉन, मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 और 10 अलग अलग वैल्यू है कि नहीं, देखो यहाँ पर 18 और 10 28। तो जहां पर हीलियम के इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेलेनियम सल्फर के इनर सेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, सेलेनियम के इनर सेल में 28 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन आपको इनर सेल में डिफरेंट दिख रहा है कि नहीं, तो इसी इनर सेल में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंस हो जा रहा है, लेकिन वैलेंस सेल में सेम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जा रहा है। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया, जहां पर n वैलेंस सेल को बता रहा है और n का जो वैल्यू होगा वो 2nd से लेकर 6th तक होगा। सेकंड जो होगा 2 जो होगा, यहाँ n का वैल्यू 2 होगा ऑक्सीजन के लिए, 3 होगा सल्फर के लिए, 4 होगा सेलेनियम के लिए, 5 होगा टेल्यूरियम के लिए, एंड ऑब्वियसली 6 होगा आपका पोलोनियम के लिए। तो उम्मीद करता हूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि बहुत कुछ नाइट्रोजन वाले चैप्टर में बताया जा चुका है, तो उसको लिंक करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए स्टूडेंट, मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे एक बार डिस्कस कर लेता हूं।
ओके स्टूडेंट्स, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एटॉमिसिटी। और एटॉमिसिटी का मतलब मैंने बताया था कि एक मॉलिक्यूल में, चाहे वो होमो एटॉमिक नेचर के हों चाहे वो हीट्रो एटॉमिक नेचर के हों, तो मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिसिटी। तो ध्यान देना, अगर नेचर में आप बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो होता है वो डाई एटॉमिक होता है, लेकिन सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम ये सब के सब ऑक्टा एटॉमिक होते हैं। मतलब वन मॉलिक्यूल विल कंटेन 8 एटम्स, नॉट डिफरेंट, 8 एटम्स। 2 डाई एटॉमिक मीन्स वन मॉलिक्यूल विल कंटेन 2 एटम्स। तो ऑक्सीजन डाई एटॉमिक होता है। इसके बाद बचे हुए जितने एलिमेंट इस ग्रुप के हैं, आई एम नॉट कंसिडरिंग द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट विच आर ऑफ नॉर्मल नेचर, विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन द नेचर। तो ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है और बचे हुए सब के सब जो हैं वो ऑक्टा एटॉमिक है। बात आया कि सर ऑक्सीजन डाई एटॉमिक क्यों है और बचे हुए सारे एलिमेंट ऑक्टा एटॉमिक नेचर के क्यों हैं, तो माय डियर स्टूडेंट इसके पीछे लॉजिक क्या है आइए आप समझते हैं। अगर मोनो एटॉमिक के फॉर्म में है, मतलब अगर अकेले ये लोग अगर है, तो कोई भी जो है वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि सभी के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट किसी का पूरा नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन किसी का पूरा नहीं है, और इसीलिए मोनो एटॉमिक फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में ये सब अनस्टेबल है। तो ये क्या करेंगे, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन जैसा प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, चाहे खुद के साथ जुड़ जाएं चाहे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ जाएं, मतलब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन जरूर करेंगे। अब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कैसे करेंगे, बॉन्ड बना के। अब जिसका साइज जो स्मॉल साइज का होगा वो स्मॉल साइज का होने के कारण से वो ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा। ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड बनाने का मतलब क्या स्टूडेंट, एक्सियल ओवरलैपिंग भी करेगा और लैटरल ओवरलैपिंग भी करेगा। तो देखिए ऑक्सीजन जो है अपने ग्रुप के मेंबर के कंपैरिजन में, तुलना में साइज में छोटा होता है। इस कारण से ऑक्सीजन एक्सियल ओवरलैपिंग भी करता है और लैटरल ओवरलैपिंग भी करता है। तो ऑक्सीजन एक्सियल और लैटरल ओवरलैपिंग दोनों करने के कारण से, ये पी पाई बॉन्डिंग करने के कारण से ये अपने ऑक्टेट को एक और एटम के साथ जुड़ के पूरा कर लेता है, इसीलिए डाई एटॉमिक होता है। लेकिन बचे हुए एलिमेंट का बिगर साइज होने के कारण से लैटरल ओवरलैपिंग नहीं कर पाते हैं, पी पाई बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं, इसीलिए डाई एटॉमिक के फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये और अपने जैसे 7 अलग अलग एलिमेंट के साथ इनको जुड़ना पड़ जाता है और इसीलिए ये ऑक्टा एटॉमिक होते हैं। एक सिंपल वर्ड में रीजन सुनिए, ऑक्सीजन लैटरल ओवरलैपिंग कर लेता है, पी पाई बॉन्डिंग बना लेता है, इसीलिए डाई एटॉमिक होता है। बचे हुए सारे एलिमेंट जो हैं वो बिगर साइज होने के कारण से लैटरल ओवरलैपिंग नहीं कर पाते हैं और इसीलिए वो डाई एटॉमिक नहीं होते हैं, नेचर में ऑक्टा एटॉमिक के फॉर्म में पाए जाते हैं। और लैटरल ओवरलैपिंग कैसे करता है ये मैं ऑर्बिटल बना के नाइट्रोजन फैमिली में एग्जांपल दे चुका हूं, अभी वहां मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मैंने रीजन आपको बता दिया, किस फॉर्म में पाए जाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं सेकंड पॉइंट में आऊंगा स्टूडेंट, इसका फिजिकल स्टेट मतलब इसकी भौतिक अवस्था। तो फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन जो होगा स्टूडेंट, ऑक्सीजन जो है वो गैसियस नेचर का है। लेकिन बचे हुए जितने एलिमेंट हैं, सल्फर के बारे में बात कर लो, सेलेनियम के बारे में बात कर लो, टेल्यूरियम के बारे में बात कर लो, ये सब के सब आपके सॉलिड नेचर के हैं। अब बात आया कि भाई ऑक्सीजन गैसियस नेचर का क्यों है, बचे हुए सारे एलिमेंट सॉलिड नेचर का क्यों है, तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुने आप। देखिए कभी भी फिजिकल स्टेट अगर डिस्कस किया जा रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वांडर वाल फोर्स। बात आया सर कि वांडर वाल फोर्स क्या है, अ टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखिए ध्यान से, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और आपका वांडर वाल फोर्स, ये 5 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हम लोगों ने पढ़े थे। एक और था हम लोग का कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर से मैं बोल रहा हूं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडर वाल फोर्स। तो ये स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडर वाल फोर्स ये दोनों सिर्फ मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड किस में पाया जाएगा, जिसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन रहे, ऑक्सीजन रहे या फ्लोरीन रहे, जैसे वाटर,
HF और अमोनिया। तो इन तीनों में से तो यहां कोई है नहीं, ना तो वाटर दिख रहा है, ना तो अमोनिया दिख रहा है, ना तो HF दिख रहा है, मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड दिख रहा है। तो इसका मतलब जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तो नहीं होगा। तो अब कौन सा बॉन्ड बच रहा है? वॉन डर वाल फोर्स। आप देख सकते हैं कि सब के सब नॉन पोलर नेचर के हैं। नॉन पोलर का मतलब आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें रहने वाले एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो, इस कारण से उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे देखिए, ये पहला ऑक्सीजन एटम और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम दोनों आपस में बॉन्ड बना के O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका है। ना ये लूज करेगा ना ये गेन करेगा। तो लूज नहीं करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, गेन नहीं करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, कोई चार्ज नहीं होगा। नहीं के लिए मैंने बोल दिया नॉन, चार्ज के लिए मैंने बोल दिया पोलर। तो मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो नॉन पोलर। लेकिन नॉन पोलर का मीनिंग क्या होता है? जब एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सेम रहे, मतलब 0 रहे। देखिए, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इसका है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इसका है। तो अगर हम डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो जिस मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में वॉन डर वाल फोर्स टाइप का बॉन्ड पाया जाता है। आप देख सकते हैं ये सब ये मॉलिक्यूल हैं और मॉलिक्यूल होने के साथ साथ नॉन पोलर नेचर के हैं। तो नॉन पोलर नेचर वाले मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड पाया जाता है वो है आपका वॉन डर वाल फोर्स। और वॉन डर वाल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? वॉन डर वाल फोर्स डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पर। मॉलिक्यूलर वेट पर। तो मैं कह रहा हूं स्टूडेंट कि मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा वॉन डर वाल फोर्स उतना स्ट्रांग होगा, और वॉन डर वाल फोर्स जितना स्ट्रांग होगा तो उस एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण से उसके एटम्स पास में रहेंगे। और एटम अगर पास में रहेंगे तो उसका जो फिजिकल स्टेट होगा वो या तो सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा। क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है और गैस में पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं इन सभी में ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। मॉलिक्यूलर वेट कम होने के कारण से वॉन डर वाल फोर्स वीक होगा। वॉन डर वाल फोर्स वीक होने के कारण से इस मॉलिक्यूल में रहने वाले एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहेंगे और पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो स्टेट में वो फिजिकल स्टेट उसका गैसियस होगा। तो एक वर्ड में रीजन है ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें वॉन डर वाल फोर्स वीक होता है। अब बात आया कि ऑक्सीजन जहां डाई एटॉमिक है, बचे हुए सब जो हैं वो ऑक्टा एटॉमिक हैं। ऑक्टा एटॉमिक होने के कारण से इन सभी का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। किसके तुलना में? ऑक्सीजन के तुलना में, कंपैरिजन में। तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने के कारण से वॉन डर वाल फोर्स स्ट्रांग होगा। वॉन डर वाल फोर्स स्ट्रांग होने के कारण से इनके मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण से इसके पार्टिकल्स, इसके एटम पास पास होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा और इसीलिए इसका स्टेट सॉलिड होगा। एक वर्ड में आंसर माय डियर स्टूडेंट, इसमें वॉन डर वाल फोर्स वीक होता है, इसीलिए गैसियस स्टेट में पाया जाता है। इन सभी में वॉन डर वाल फोर्स स्ट्रांग होता है, इसीलिए ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। वॉन डर वाल फोर्स वीक क्यों होता है? क्योंकि ये डाई एटॉमिक होने के कारण से मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। इसका वॉन डर वाल फोर्स, इन सभी में वॉन डर वाल फोर्स स्ट्रांग क्यों होता है? क्योंकि ये ऑक्टा एटॉमिक होने के, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है या फिर ये ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए। तो मैंने दो क्वेश्चन डिस्कस किया। ऑक्सीजन पहला एटॉमिसिटी, जहां मैंने बताया कि ऑक्सीजन डाई एटॉमिक और बाकी सब ऑक्टा एटॉमिक, और डाई एटॉमिक के पीछे मैंने रीजन बताया कि ऑक्सीजन जो है स्मॉल साइज होने के कारण से लैटरल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ये लैटरल ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, सिस सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और इसीलिए ये ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। दूसरा रीजन मैंने बताया कि ये गैसियस है और बाकी सब सॉलिड है। गैसियस होने के पीछे मैंने रीजन बताया ड्यू टू वीक वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहां पर मैंने सॉलिड होने के पीछे मैंने रीजन बताया ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पहला दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब मैं आता हूं इसका नेचर के बारे में डिस्कस करता हूं। आइए देखते हैं हम लोग इसका नेचर क्या है। ओके स्टूडेंट,
तो स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेचर। देखो पैनिक होने का जरूरत नहीं है, घबराओ मत, किसी चीज को देख कर डरो मत। अगर चीजें आपको नहीं समझ में आती है तो फिर से वापस उस वीडियो को देखो, फिर भी नहीं समझ में आती है, मैं आपके साथ हूं माय डियर स्टूडेंट, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको नहीं समझ में आता है, लेकिन इन अ प्रॉपर वे, इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर। खैर छोड़िए उस बात को, मैं वापस टॉपिक पे आ रहा हूं। नेचर के बारे में जहां तक बात करें स्टूडेंट, तो जो ऑक्सीजन और सल्फर है, ये ऑक्सीजन और सल्फर, चलो मैं यही बता देता हूं, ये जो ऑक्सीजन और सल्फर है ये दोनों नेचर वाइज जो है वो नॉन मेटालिक है, नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स है। सेलेनियम और टेलिरियम जो है वो नेचर वाइज जो है वो मेटल वाइड है, मतलब इसमें मेटालिक नेचर भी पाए जाते हैं और नॉन मेटालिक नेचर भी पाए जाते हैं। और ये लास्ट का जो एलिमेंट आपको पोलोनियम दिख रहा है ये मेटालिक नेचर का है। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं मेटालिक नेचर बढ़ते चला जा रहा है। अगर आप इस पे गौर करोगे तो मैंने बोला कि ये दोनों नॉन मेटल हैं, इसका मतलब ये हो गया आपका 100% नॉन मेटल, और इसमें मेटालिक नेचर तो है ही नहीं, तो हम कहेंगे 0% मेटालिक नेचर। इसको मैंने बोला कि मेटलॉइड है, इसका मतलब 50% नॉन मेटालिक नेचर है और 50% इसमें मेटालिक नेचर है। इसमें मैंने क्या बोला, अरे ये तो मेटालिक नेचर का है, इसका मतलब ये इसमें 0% नॉन मेटालिक नेचर है और 100% मेटालिक नेचर है ना। तो इसका मतलब आप लोग क्या समझे कि ग्रुप में जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं मेटालिक नेचर बढ़ते चला जाता है। और मेटालिक नेचर बढ़ने का रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करने का नेचर मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर बढ़ते चला जाता है। इसीलिए ग्रुप में डाउन पोजीशन में या बॉटम पोजीशन में रखे गए एलिमेंट्स मेटालिक नेचर के होते हैं और ग्रुप में टॉप पोजीशन पे रखे गए जो एलिमेंट हैं वो आपके नॉन मेटालिक नेचर के होते हैं। तो नेचर आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। अब मैं बात कर रहा हूं फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज डेंसिटी। अब मैं डेंसिटी के बारे में बात कर रहा हूं और डेंसिटी जैसा प्रॉपर्टीज भी आपको मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। तो देखो डेंसिटी का सिंबल क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, डेंसिटी का सिंबल होता है रो, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट मतलब 1 मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए ध्यान से, आप ये तो देख ही रहे हैं स्टूडेंट कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और आप ये भी जानते हैं कि एटॉमिक नंबर अगर बढ़ रहा है तो एटॉमिक मास भी बढ़ रहा होगा, और एटॉमिक मास बढ़ रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डेंसिटी बढ़ रहा होगा। समझना मेरी बात को, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं कोशिश करूंगा कि जितना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको दे सकूं उतना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं देने का कोशिश करूंगा। देखो ग्रुप में ऊपर से नीचे गए तो मास बढ़ा, और अगर मास बढ़ता होगा तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, मास का डेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, इसका मतलब डेंसिटी भी बढ़ता होगा। लेकिन वॉल्यूम के साथ तुमको क्या रिलेशन दिख रहा है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घट जाएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया, या मैं नाइट्रोजन फैमिली में आपको बताया था कि ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करोगे तो एटॉमिक साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, और एटॉमिक साइज बढ़ेगा स्टूडेंट तो वो तीनों एक्सिस में बढ़ेगा, एक्स एक्सिस में भी बढ़ेगा, वाई एक्सिस में भी बढ़ेगा, जेड एक्सिस में भी बढ़ेगा, और एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों के लेंथ को कंसीडर कर लें तो वो तो वॉल्यूम ही कहलाएगा ना, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब L इंटू बी इंटू एच, इसी को ना वॉल्यूम कहते हैं। तो साइज अगर बढ़ेगा तो तीनों एक्सिस में बढ़ रहा होगा। तो ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी घटने लगा होगा। ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मास बढ़ रहा है, और मास बढ़ रहा होगा तो डेंसिटी बढ़ने लगा होगा। अब यहां प्रॉब्लम शुरू होता है, एक फैक्टर कहता है कि डेंसिटी बढ़ रहा होगा, दूसरा फैक्टर कहता है कि डेंसिटी घट रहा होगा, और यही हम लोग के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है कि हम मास कंसीडर करें कि वॉल्यूम कंसीडर करें। तो माय डियर स्टूडेंट मेरी बातों को ध्यान से सुने। देखिए ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो ये बात सही है कि साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, और एटॉमिक साइज के बढ़ने से मास भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है। लेकिन स्टूडेंट मास जो होता है, मास में जो इंक्रीमेंट होता है, मास में जो इंक्रीज होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द
वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम दोनों बढ़ता है, लेकिन मास में जो इंक्रीमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए मास और वॉल्यूम में से डेंसिटी के लिए डिसाइडिंग फैक्टर मास हो जाता है, और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक मास बढ़ता है। इसीलिए डेंसिटी लगातार कंसिक्वेंटली या रेगुलर मैनर में बढ़ता चला जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ऐसा ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम तक मूव करने पर, ऑक्सीजन से पोलोनियम तक मूव करने पर डेंसिटी जो है वो बढ़ते चला जाएगा। और उसके पीछे आप रीजन बोलेंगे सर क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करते चला जाता है। ये था आपका फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि डेंसिटी था। फिफ्थ में बात करूं मैं एलोट्रॉप्स। फिफ्थ में बात करूं मैं स्टूडेंट, फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो है आपका एलोट्रॉप्स। और एलोट्रॉप्स का मतलब मैंने आपको बताया था, एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना, जिनके फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हों लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो। तो ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स एक ही एलिमेंट का आपस में एलोट्रॉप्स कहलाता है। ये बात मैंने पहले बताया था, डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। नहीं समझ में आया, वीडियो को थोड़ा सा बैक में जाकर फिर से सुनो, मैंने एलोट्रॉप्स के बारे में क्या कहा आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ऑक्सीजन नेचर में दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक डाई एटॉमिक के फॉर्म में और दूसरा ट्राई एटॉमिक के फॉर्म में। डाई एटॉमिक के फॉर्म में अगर ऑक्सीजन एग्जिस्ट करेगा तो इसको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और ट्राई एटॉमिक के फॉर्म में अगर ऑक्सीजन एग्जिस्ट करेगा तो इसको हम लोग कहेंगे ओजोन। तो देखिए, एक ही एलिमेंट दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना, जिनका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, तो इन आपस में डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट को हम लोग एलोट्रॉप। ओके स्टूडेंट, तो सल्फर भी उसी तरीके से नेचर में कई डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं, जैसे रोम्बिक फॉर्म, मोनोक्लिनिक फॉर्म। तो रोम्बिक फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे, एस के नीचे हम लोग आर लिखेंगे, तो ये हो गया रोम्बिक फॉर्म ऑफ सल्फर। एस के नीचे हम लोग कैपिटल एम लिखेंगे, तो ये हो गया मोनोक्लिनिक फॉर्म ऑफ सल्फर। तो देख सकते हैं सल्फर जो है वो दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो इनको आपस में हम एक दूसरे का एलोट्रॉप्स कहेंगे। उसी तरीके से सेलेनियम जो है वो रेड फॉर्म में, ग्रे फॉर्म में और ब्लैक फॉर्म में पाया जाता है, और इन सभी का जो आप देख सकते हैं कि कलर ही अलग अलग है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। कलर इज ऑल्सो इज अ फॉर्म ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आप देख सकते हैं कि सेलेनियम रेड कलर का भी है, सेलेनियम ग्रे कलर का भी है, सेलेनियम ब्लैक कलर का भी है, मतलब सेलेनियम का फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है लेकिन इसका केमिकल प्रॉपर्टीज आपका सेम रहेगा। तो वैसे एलिमेंट जो नेचर में एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, उन डिफरेंट फॉर्म्स को आपस में हम लोग एक दूसरे का एलोट्रॉप्स कहते हैं। बात है स्टूडेंट टेल्यूरियम, लास्ट वाला टेल्यूरियम। टेल्यूरियम जो है वो दो फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं, या तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाएगा या तो वो एमॉर्फस फॉर्म में पाया जाएगा। अब ये जो दो वर्ड आपके सामने आ गया स्टूडेंट, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, इसका डिटेल हम लोग सॉलिड स्टेट में डिस्कस करेंगे, बट मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको इन वर्ड्स के बारे में दे देता हूं। जिस ऑब्जेक्ट का एक डिफिनिट शेप होगा, निश्चित आकृति होगा, जैसे मेरे सामने ये पेन आ गया तो मैं कहूंगा अच्छा इसका डेफिनिट शेप है, ये आपका सिलिंड्रिकल शेप का है। लेकिन मान लेते हैं एक जिगजैग कोई उठा के मैं ले आया, टेढ़ा मेढ़ा कुछ उठा के लेके आ गया, तो मैं कहूंगा यार इसका कोई डेफिनिट शेप नहीं है, ये एमॉर्फस है। तो जिसका डेफिनिट शेप होता है, रेगुलर शेप होता है, उसे हम क्रिस्टलाइन कहते हैं, और जिसका डेफिनिट शेप नहीं होता है, इररेगुलर शेप होता है, निश्चित आकृति नहीं होती है, उसे हम एमॉर्फस कहते हैं। तो नेचर में टेल्यूरियम कुछ डेफिनिट शेप में पाए जाते हैं और कुछ डेफिनिट शेप में नहीं पाए जाते हैं। जो डेफिनिट शेप में पाए जाएंगे वो क्रिस्टलाइन, और जो डेफिनिट शेप में नहीं पाए जाएंगे वो है एमॉर्फस। टेल्यूरियम के बाद स्टूडेंट हम लोग पोलोनियम या लिवरमोरियम नहीं स्टडी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर रेडियो एक्टिव नेचर। तो आप देख सकते हैं कि 16th ग्रुप में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट हैं, जो नॉर्मल एलिमेंट हैं, जो रेडियो एक्टिव नेचर के नहीं है, वो सब एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब सभी का एलोट्रॉप्स है।
अब स्टूडेंट जो मैंने आपको अभी 5 पॉइंट बताया उसको मैं जल्दी से एक बार रिकॉल करवा देता हूं, जो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना मैं क्या क्या बोला। शुरू में क्या बोला, ऑक्सीजन जो है वो डाई एटॉमिक है, बचे हुए सब ऑक्टा एटॉमिक है। दूसरा पॉइंट में मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन गैस है, बचे हुए सब सॉलिड है। तीसरा पॉइंट में मैंने क्या बताया, नेचर को लेकर, ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो नॉन मेटल है, सेलेनियम और टेल्यूरियम जो है वो मेटल वाइड है, और लास्ट में रखा हुआ जो एलिमेंट पोलोनियम है वो मेटल है। फोर्थ पॉइंट मैंने क्या बताया, डेंसिटी, ऑक्सीजन से पोलोनियम तक आने में डेंसिटी रेगुलरली बढ़ते चला जाता है। और फिफ्थ पॉइंट मैंने क्या बताया कि सभी एलिमेंट्स का, जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, उनका एलोट्रॉप्स पाया जाता है ऑक्सीजन 2 फॉर्म में, दैट इज डाइएटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और ओजोन। सल्फर भी कई डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ फॉर्म हम लोग को याद रखना है, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक। सेलेनियम भी पाए जाते हैं कुछ डिफरेंट फॉर्म में, रेड, ग्रे और ब्लैक। और टेल्यूरियम के बारे में मैंने बताया कि आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाएंगे और एमॉर्फस फॉर्म में पाए जाएंगे। बस यही बात आपको याद रखना है, और जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया वो पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अब जो मैं फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहा हूं, एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज कई सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, और ये चारों को बड़े ध्यान से आपको सुनना है और अपने दिमाग में भी इसको रखना है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए वो चारों फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि इस ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग 5th फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एटॉमिक रेडियाई, या उसी को हम लोग एटॉमिक साइज कहते हैं। अब आपको ये बात पता है कि एटॉमिक रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल, मतलब सेल का नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज बढ़ेगा। अब जरा देखो, ऑक्सीजन का वैलेंस सेल कौन सा दिख रहा है, 2, सल्फर का वैलेंस सेल क्या दिख रहा है, 3, सेलेनियम का वैलेंस सेल क्या दिख रहा है, 4, टेल्यूरियम का वैलेंस सेल क्या दिख रहा है, 5, और पोलोनियम का वैलेंस सेल क्या दिख रहा है, 6। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे ऑक्सीजन से हम लोग पोलोनियम की तरफ मूव कर रहे हैं, या जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में डाउन बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सेल का नंबर बढ़ते चला जा रहा है। और अगर स्टूडेंट सेल का नंबर अगर बढ़ रहा होगा तो ऑब्वियसली बात है कि सबसेल का नंबर बढ़ रहा है, और सबसेल का नंबर अगर बढ़ रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्बिटल का नंबर बढ़ रहा होगा, और ऑर्बिटल का नंबर अगर बढ़ रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा होगा, और अगर सेम चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चला जा रहा है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन भी बढ़ रहा होगा। और जरा गौर करो मेरे हाथों पे, अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ गया तो देखो एटॉमिक साइज या फिर साइज आपका बढ़ गया। तो सीधा सा बात है कि जैसे जैसे सेल बढ़ते जाएगा एटॉमिक साइज आपका बढ़ते चला जाएगा। ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ मूव करने पर आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल बढ़ते चला जा रहा है, इसीलिए आपका एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज जो है आपका वो इंक्रीज करते जा रहा है। तो हम लोग इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन से बड़ा सल्फर, सल्फर से बड़ा सेलेनियम, सेलेनियम से बड़ा टेल्यूरियम, और टेल्यूरियम से बड़ा होगा आपका पोलोनियम। बट माय डियर स्टूडेंट, आपको एक बात याद रखना है कि ऑक्सीजन से जब सल्फर की तरफ गए तो साइज का जो डिफरेंस हुआ ऑक्सीजन के साइज में और सल्फर के साइज में, जो डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलेगा वो ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन सेलेनियम और टेल्यूरियम की तरफ जाने पर जो आपको साइज में जो डिफरेंस दिखेगा वो आपको कम दिखेगा, और टेल्यूरियम से पोलोनियम तक जाने में जो साइज में इंक्रीमेंट दिखेगा, एटॉमिक साइज में जो बढ़ोतरी दिखेगा वो थोड़ा कम दिखेगा। उसके पीछे रीजन क्या स्टूडेंट, देखो ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ गए, सेल बढ़ा, इसीलिए आपका सबसेल और वाइटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, और आपका साइज बढ़ा। लेकिन जब तुम सल्फर से सेलेनियम की तरफ गए तो देखो सेलेनियम में इनर सबसेल डी भी आ गया, और आपको पता है कि डी और एफ जैसे सबसेल पुअर रिपल्सन लगाते हैं, और डी और एफ सबसेल के द्वारा पुअर रिपल्सन लगाने के कारण से जो साइज में इंक्रीमेंट होगा, एटॉमिक रेडियाई में इंक्रीमेंट होगा, वो आपका कम होगा। तो ऑक्सीजन और सल्फर के बीच का साइज डिफरेंस ज्यादा, लेकिन सल्फर और सेलेनियम के बीच का साइज डिफरेंस कम, ड्यू टू पुअर रिपल्सन बाय द डी सबसेल इलेक्ट्रॉन इन द सेलेनियम। और फिर उसी तरीके से टेल्यूरियम और पोलोनियम में जो साइज का इंक्रीमेंट होगा वो सबसे कम दिखेगा, क्योंकि पोलोनियम में एफ सबसेल आ गया, पुअरेस्ट रिपल्सन लगाया जाता है एफ सबसेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो डी और एफ
सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स पुअर रिपल्सन लगाते हैं, इसीलिए आपका सल्फर से सेलेनियम में साइज का इंक्रीमेंट या टेल्यूरियम से पोलोनियम में साइज का इंक्रीमेंट कम होता है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन एंड सल्फर। ये मैंने आपको बता दिया। अब स्टूडेंट एटॉमिक रेडियाई अगर आप समझ गए तो सिक्स्थ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो है आपका आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बारे में डिटेल मैंने नाइट्रोजन फैमिली में आपको बताया था, तो इसका डेफिनेशन मैं नहीं बताऊंगा, बट जितना जरूरत है मैं उतना बता देता हूं। आयोनाइज इंथैल्पी का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट? डेल्टा एच। और आयोनाइजेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्मॉल आई। तो इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ते हैं? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल मतलब वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी हमको लगाना पड़ जाएगा उसी को हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जितना ज्यादा होगा हमें निकालने में उतना ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। और उसी तरीके से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा हमको भी उसको छुड़ाने में उतना कम एनर्जी लगेगा। जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं साइज बढ़ते चला जा रहा है। थोड़ा याद करो कुलाम्स लॉ में जो आपका सेकंड था पॉइंट था वो क्या कहता था कि द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ऐसा ही कुछ बात यहाँ पढ़ाया गया था स्टूडेंट। यहाँ बात एक चार्ज प्रोटॉन का दूसरा चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, अपोजिट चार्ज का है, तो जो फोर्स का नेचर होगा वो अट्रैक्शन फोर्स का होगा। तो यहाँ मैं डिस्टेंस के जगह पर मैं साइज लिख देता हूं। तो आप यहां से क्या देखें, इस फॉर्मूला से आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि साइज जैसे जैसे बढ़ेगा न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो हमें भी छुड़ाने में एनर्जी कम लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, जैसे जैसे हम ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में घटते चला जा रहा है, इसीलिए हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में भी एनर्जी कम लगेगा। अगर ये बात आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो डायरेक्टली इन दोनों को जोड़ दो। आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जो एटॉमिक साइज का आपने ऑर्डर लिखा था उसी का उल्टा कर दो आयोनाइजेशन इंथैल्पी। मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ रहा था, तो इसका मतलब है ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आपका आयोनाइजेशन इंथैल्पी का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाले एनर्जी का वैल्यू आपका घटते चला जाएगा, कम होते चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने में सबसे ज्यादा एनर्जी किस एटम में लगेगा? ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद टेल्यूरियम, और सबसे कम एनर्जी आपको पोलोनियम के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगा ड्यू टू ग्रेटर साइज ऑफ द पोलोनियम एटम या ड्यू टू वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ पोलोनियम एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोलोनियम। तो स्टूडेंट एटॉमिक रेडियाई और आयोनाइजेशन इंथैल्पी जैसा दो इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया होगा। और टोटल हम लोगों ने अभी तक 6 डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिया। अभी 2 और बचा हुआ है, एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो आइए इन दोनों को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो 7th फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और स्टूडेंट ये एक नया वर्जन, ये नया टर्म आपके सामने, नया टर्मिनोलॉजी आपके सामने आया है, इसलिए मैं थोड़ा इसमें डिटेल से डिस्कस कर देता हूं। और यकीन मानिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके बीच का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा रेफरेंस बेसिस पर मैं ऑक्सीजन के बारे में कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज हैं? s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जरा गौर करेंगे, s सबसेल में 1 ऑर्बिटल और p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है भैया। अब s सबसेल के जो 1 ऑर्बिटल है इसमें ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, और p सबसेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो देखिए कैसे रखे गए हैं, 1 2 3 और फिर पेयरिंग शुरू हुआ और ये 4। अब ध्यान से देखो, ये जो ऑक्सीजन के जो 2p सबसेल के या p ऑर्बिटल में जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है,
और एक p के ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सही है यहाँ तक स्टूडेंट? अब होगा क्या कि टोटल आप देख सकते हैं कि 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा नहीं है, ऑक्सीजन भी ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। कैसे भाई? तो 2 इलेक्ट्रॉन का उसको कमी पड़ रहा है, तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से वो गेन कर लेगा। मतलब इस हाफ फिल्ड ऑर्बिटल को वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके या 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके ये पेयर कर लेगा। तो ऑक्सीजन क्या किया? दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये इस p ऑर्बिटल का और ये वाले p ऑर्बिटल का। अगर मैं मान लेता हूं px, py और pz, तो py और pz ऑर्बिटल का ये जो लेफ्ट वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, राइट वाला ऑक्सीजन भी यही काम करेगा, py और pz का जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको शेयर किया। अब जरा गौर करेंगे स्टूडेंट, तो ये जो ऑक्सीजन लेफ्ट वाला है ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, लेकिन ये पेयर्ड वाला तो शेयर नहीं करेगा। तो इस पेयर्ड वाले को ये कुछ ऐसे इस फॉर्म में रखा, तो ये शेयर किया है, तो ये इससे तो वो बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये p ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन और s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन, इसको तो शेयर नहीं किया। तो ये जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इसे हम लोन पेयर कहते हैं। फिर से देखो, ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन के जो p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से जो 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं उसको ऑक्सीजन ने शेयर कर लिया और शेयर करके दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल हैं उसको तो वो शेयर नहीं कर सकता है। तो वो जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है उसे वो अपने पास ही रखा, फुलफिल्ड ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उसे अपने पास रखा, अनशेयर्ड करके रखा। तो दिस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द लोन पेयर एंड दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द बॉन्ड पेयर। तो आप देखिए स्टूडेंट ध्यान से, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितना दिख रहा है? 2। इधर भी देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितना दिख रहा है? 2। तो आप एक बात बहुत अच्छे ढंग से समझ गए कि ऑक्सीजन की तरह बाकी सभी का ट्रेंड भी ऐसा है, मतलब सभी के पास लोन पेयर 2-2 हैं। और आप जानते हैं लोन पेयर का मतलब होता है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 2-2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। और ये भी आप जानते हैं कि अगर ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है और ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है तो ऑब्वियसली इन दोनों पे चार्ज सेम होगा और चार्ज सेम होने के कारण से दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स भी काम करेगा। ठीक है भाई, यहां से बात समझ में आ गया? अब चलिए बात को आगे समझिए। देखिए, चलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बताता हूं। सबसे पहली बात कि इसका सिंबल, क्योंकि बार बार ये वर्ड्स में नहीं लिखा जाता है, तो एंथैल्पी का सिंबल क्या था माय डियर स्टूडेंट? डेल्टा एच। इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल क्या दिया जाता है? ई। और गेन के लिए सिंबल क्या लिया गया? जी। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है समझिएगा बात को। मान लेते हैं ये कोई न्यूट्रल है, आइसोलेटेड है, गैसियस स्टेट में रहने वाला एटम है। ठीक है, न्यूट्रल क्यों बोला? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। आइसोलेटेड क्यों बोला? क्योंकि ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है। गैसियस क्यों बोला? क्योंकि ये गैसियस स्टेट में पाए जा रहे हैं या गैसियस स्टेट जी लिखा हुआ है। ठीक है, और ये एटॉमिक फॉर्म है, सिंगल फॉर्म है, एटॉमिक फॉर्म है। तो न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम जब किसी बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में गेन करके न्यूट्रल फॉर्म से अनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस समय जो एनर्जी रिलीज करता है उसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, उसमें लगने वाला चेंज इन एनर्जी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फिर से मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को नया वर्ड है स्टूडेंट, इसीलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है, आप भी फुल कंसंट्रेशन से सुनिए। मैंने क्या बोला? एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में रहने वाला एटम है, वो क्या किया? किसी बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस सेल में, आउटर सेल में गेन करके अनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस न्यूट्रल फॉर्म से अनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने में वो जितना एनर्जी को रिलीज करेगा उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। न्यूट्रल फॉर्म से अनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने में जितना एनर्जी रिलीज होगा, या फिर कोई एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम अपने वैलेंस सेल में बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनर्जी को रिलीज करता है, तो इसी रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। सभी के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, किसी का भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, सभी को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए सभी कोई इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी शो करेंगे, सभी कोई इलेक्ट्रॉन के लिए लगाव शो करेंगे, सभी कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेंगे। मतलब कुछ ना कुछ तो सभी का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा ही होगा। लेकिन अब माय डियर स्टूडेंट जरा गौर करना यहां पर ध्यान से देखो, ऑक्सीजन मैंने क्या लिखा, ये ऑक्सीजन का एटम और ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम, ठीक है। इसके बीच में 2 बॉन्ड मैंने बना दिया और यहां पर मैंने दिखा दिया इसका लोन पेयर। प्लीज ध्यान से समझिएगा, ये मैंने दिखा दिया लोन पेयर, सही है ऐसे। अब देखिए ध्यान से, मैंने लिया सल्फर और फिर मैंने लिया आपका यहां पे सल्फर, और फिर मैंने इसका आपको लोन पेयर दिखा दिया, लोन पेयर मैंने यहां पर दिखा दिया। फिर मैंने लिया सेलेनियम और फिर मैंने यहां लिया सेलेनियम, इनके बीच के बॉन्ड यहां पर है और यहां पर मैं लोन पेयर, इसका 2 लोन पेयर और इसका भी 2 लोन पेयर मैं यहां दिखा दिया। ये मैं लिया टेल्यूरियम और ये मैं लिया यहां पे टेल्यूरियम, इसके बीच का मान लीजिए बॉन्ड है, और ये रहा इसका 2 लोन पेयर और इसका ये रहा 2 लोन पेयर, और लास्ट में स्टूडेंट ये रहा पोलोनियम और ये रहा लास्ट में रहने वाला पोलोनियम, इसके बीच का बॉन्ड है, और ये रहा इसका लोन पेयर और ये रहा इसका 2 लोन पेयर। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, सर आप ऐसे ऐसे डिस्टेंस बढ़ा के क्यों बनाए हैं, इतना दूर दूर क्यों बनाते चले जा रहे हैं? अरे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ते जा रहा है, तो ऑब्वियसली एटम एक दूसरे से ज्यादा, या फिर अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है बॉन्ड का लेंथ भी बढ़ते चला जाएगा। एटॉमिक साइज अगर बढ़ रहा है तो बॉन्ड का लेंथ भी बढ़ते चला जाएगा। तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इसीलिए मैंने बॉन्ड लेंथ को मैंने बढ़ाते चला गया है। अब देखो, आप जानते हैं स्टूडेंट कि ये लोन पेयर और ये लोन पेयर में भी रिपल्सन होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करना और एनर्जी को रिलीज कर देना, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करना और एनर्जी को रिलीज कर देना, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। सिंस ऑक्सीजन एटम का साइज बहुत छोटा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास में होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा होगा, साइज छोटा है ऑक्सीजन का साइज छोटा होने के कारण से उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, ये भी पास में है, तो देखो ना इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होने के कारण से आने वाले इलेक्ट्रॉन पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्सन लग जाता है, और इसीलिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका कम हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना। उम्मीद करता हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड समझ में आ गया होगा, सिंबल समझ में आ गया होगा। देखो कि सभी के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, सभी कोई ऑक्टेट पूरा करना चाह रहा है, इसलिए सभी कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाह रहा है। और आप कूलम्ब्स लॉ से ये बात जानते हैं कि साइज जितना छोटा होगा, साइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज जितना छोटा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। मैं थोड़ा सा इसको यहां से मिटा रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। साइज जितना छोटा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और जो जितना इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करेगा उसका ऑक्टेट उतना जल्दी पूरा हो जाएगा। साइज जिसका छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा होगा। इन सभी में ऑक्सीजन का साइज छोटा है, मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद सल्फर से पोलोनियम में तुलना करें तो सल्फर का साइज छोटा है, मतलब सल्फर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब ऑक्सीजन के बाद सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा।
फिर सेलेनियम से लेकर पोलोनियम में तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो सेलेनियम का साइज बहुत छोटा है, मतलब सेलेनियम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इन सभी में सेलेनियम इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करना चाहेगा, सेलेनियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। उसी तरीके से टेल्यूरियम का और उसी तरीके से पोलोनियम का होना तो ये चाहिए था स्टूडेंट, लेकिन ये ट्रेंड आपका गलत है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा नहीं होता है, अपने ग्रुप के मेंबर के साथ सबसे कम होता है, मतलब सबसे ज्यादा सल्फर का होता है, उसके बाद सेलेनियम का, उसके बाद टेल्यूरियम का, उसके बाद पोलोनियम का, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी ऑक्सीजन का होता है। अब यहीं से कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है शुरू। स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा क्या मैं बोल रहा हूं। देखो, पोलोनियम तो मेटल है भाई, और ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, लेकिन पोलोनियम मेटल होने के कारण से इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं चाहेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो कम होना चाहिए और इसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये नॉन मेटालिक नेचर का है। बट यहां तो कुछ और मैं बता रहा हूं, मेटालिक नेचर होते हुए भी पोलोनियम का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्या बात हो गया कि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, ऑक्सीजन नॉन मेटालिक नेचर होने के बावजूद भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू सबसे कम होता है। तो उसके पीछे रीजन है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। एक ऑक्सीजन एटम और दूसरे ऑक्सीजन एटम का साइज छोटा होने के कारण से दोनों बहुत पास पास में रहते हैं। इस कारण से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की मात्रा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा होने के कारण से आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो रिपेल करना शुरू कर देता है, और इस रिपल्सन के कारण से इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाता है, और इसीलिए उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू कम होता है। मैं फिर से बात बता रहा हूं, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, किसी बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर रहने वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन एटम का साइज छोटा होने के कारण से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डेंसिटी ज्यादा होने के कारण से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा होता है। इसीलिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी कम होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू भी कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ गए, सल्फर का साइज बढ़ा, और ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो एटम के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन घट जाएगा। मतलब डिस्टेंस इनके बीच का बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी तो अब कम हो गया, मतलब ये सल्फर का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन पे अब कम रिपल्सन लगाएगा, और कम रिपल्सन लगाएगा तो इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा है, और बाकी सबसे साइज भी छोटा है, इसीलिए सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद सल्फर के बाद सेलेनियम को देखो, फिर सल्फर से जब हम सेलेनियम की तरफ गए, साइज बढ़ा, सेलेनियम एटम का साइज बढ़ा, और साइज बड़ा होगा तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ भी बढ़ा होगा, और बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ा होगा तो एक सेलेनियम और दूसरे सेलेनियम के बीच का डिस्टेंस बढ़ा होगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ा होगा तो उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी जो है वो कम गया होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी अगर कम गया होगा तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन भी कम लगाएंगे, और फोर्स ऑफ रिपल्सन कम लग रहा है स्टूडेंट, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा है। तो माय डियर स्टूडेंट, पहले आप इस ऑर्डर को याद रखेंगे कि 16th ग्रुप में चाल्कोजेन फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होता है। ऑक्सीजन नॉन मेटालिक नेचर के होने के बावजूद भी, ऑक्सीजन का सबसे छोटा साइज होने के बावजूद भी, अपने ग्रुप के मेंबर के साथ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू सबसे कम होता है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ, दो रीजन बोलना है, due to a small size of the oxygen atom, which leads to the inter-electronic repulsion between the lone pair of electron,
एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्सन लगने के कारण से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू कम होता है। तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया, जहां मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सिंबल बताया, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मैंने मतलब भी, मीनिंग भी बताया, और साथ ही साथ मैंने आपको इसका ऑर्डर बताया, और ऑर्डर के साथ साथ मैंने रीजन भी बताया। और याद रखना ये काम आपका है स्टूडेंट। तो आइए अब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है स्टूडेंट, जरा इस बात को, छोटी सी बात को आप समझ लें। देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दो वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई आइसोलेटेड एटम, मतलब कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ एटम, जब बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो और उस समय जो एनर्जी रिलीज करता है उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। लेकिन जब कोई एटम, कोई एक एटम दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाया हुआ है, और उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेना, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंस ऑक्सीजन एटम का साइज बहुत छोटा है, इसीलिए शेयर्ड साइज अगर छोटा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब कोई एटम आइसोलेटेड फॉर्म में है और फिर वो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसमें एनर्जी रिलीज होता है, उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। लेकिन जब कोई एक एटम दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किए हुए है और दूसरे एटम के शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन को पुल करके गेन कर लेता है, तो वो जो वैल्यू कहलाता है उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब पुल कौन ज्यादा करेगा, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किसका होगा, जिसका साइज छोटा होगा। इन सभी में साइज छोटा किसका है, ऑक्सीजन का। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किसका होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ऑक्सीजन का। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पुल कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो दो रीजन से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। पहला रीजन स्मॉल साइज, और दूसरा रीजन है नॉन मेटालिक नेचर। आप जानते हैं स्टूडेंट कि नॉन मेटल का स्वभाव होता है, टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। ऑक्सीजन जहां नॉन मेटल है, पोलोनियम वहीं पर मेटल है। ऑक्सीजन का साइज जहां छोटा है और पोलोनियम का साइज वहीं पर बड़ा है। तो साइज छोटा होने के कारण से, नॉन मेटालिक नेचर होने के कारण से इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा है। तो सिंस ऑक्सीजन का साइज छोटा है, नॉन मेटालिक नेचर का है, इसीलिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा है, और इसीलिए अपने ग्रुप के मेंबर के साथ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद सल्फर का, उसके बाद सेलेनियम का, उसके बाद टेल्यूरियम का, और उसके बाद पोलोनियम का। पोलोनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, दो रीजन, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज एंड ड्यू टू इट्स मेटालिक नेचर। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड नॉन मेटालिक नेचर। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि जो मैं 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने 8 डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके सामने डिस्कस किया। इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट आप खुद रिवाइज कर लें कि कौन सा फैमिली आपने पढ़ा, क्या ग्रुप पढ़ा, कौन सा ग्रुप आप पढ़ रहे हैं, पीरियड कौन सा पढ़ रहे हैं, ब्लॉक कौन सा पढ़ रहे हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उन सभी एलिमेंट्स को कलेक्टिवली एक साथ क्या कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली को पी ब्लॉक में क्यों रखा गया, ऑक्सीजन फैमिली को 6 ग्रुप में क्यों रखा गया, ऑक्सीजन को 2nd पीरियड में, सल्फर को 3rd पीरियड में, सेलेनियम को 4th पीरियड में, टेल्यूरियम को 5th पीरियड में, और पोलोनियम को 6th पीरियड में क्यों रखा गया। ये सब क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से पूछिए। और ये जो मैंने आपको बताया था मैं जल्दी से एक बार रिकॉल करवा देता हूं। ऑक्सीजन एटॉमिसिटी में ऑक्सीजन डाइएटॉमिक, बचे हुए सारे एलिमेंट ऑक्टाएटॉमिक। ऑक्सीजन फिजिकल स्टेट में ऑक्सीजन गैसियस, बचे हुए सारे के सारे सॉलिड स्टेट। डेंसिटी, ऑक्सीजन से पोलोनियम तक जाने में डेंसिटी लगातार बढ़ते चला जाएगा, मतलब पोलोनियम का डेंसिटी सबसे ज्यादा और ऑक्सीजन का डेंसिटी सबसे कम। एलोट्रॉप्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को अगर हम छोड़ दें, पोलोनियम को अगर हम छोड़ दें, तो सभी एलिमेंट जो हैं वो एक से ज्यादा फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन 2 फॉर्म में पाया जाता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और ओजोन। सल्फर भी कई फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ एग्जांपल रोम्बिक और मोनोक्लिनिक है। सेलेनियम भी कई कलर्स में पाए जाते हैं, रेड, ग्रे और ब्लैक में। और आपका टेल्यूरियम भी कई फॉर्म्स में पाए जाते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में।
साइज के बारे में बात कर लें, ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जाने पर नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहा है, इसीलिए आपका एटॉमिक साइज बढ़ते चला जाएगा। पोलोनियम में नंबर ऑफ सेल सबसे ज्यादा है, इसलिए पोलोनियम का साइज सबसे बड़ा और ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होगा वो होगा एटॉमिक साइज का उल्टा। ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज सबसे कम है तो ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा। पोलोनियम का एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा है, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसका सबसे कम होगा। ऑक्सीजन का ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पोलोनियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम, इसीलिए ऑक्सीजन से आपका मूव करेंगे पोलोनियम तक तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होते जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, साइज छोटा होने के कारण से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है, लेकिन एक्सेप्शनली ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने ग्रुप के मेंबर से सबसे कम होता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन के और आने वाले इलेक्ट्रॉन के, ऑक्सीजन के लोन पेयर और आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्सन लग जाता है और इसी स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 16 ग्रुप में चाल्कोजन में सबसे ज्यादा किसका होगा? सल्फर का, और सबसे कम किसका होगा? ऑक्सीजन का। लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा चाल्कोजन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का और सबसे कम पोलोनियम का। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा क्यों है? दो रीजन है, एक तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है, दूसरा उसमें नॉन मेटालिक नेचर है। और पोलोनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू सबसे कम क्यों है? एक उसका साइज बड़ा है और दूसरा उसमें मेटालिक नेचर है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट और फिजिकल प्रॉपर्टीज आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कल हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, बट माय डियर स्टूडेंट आप एक बात को समझे जो मैं बोलना चाह रहा हूं। आप थोड़ा सा नाइट्रोजन फैमिली को पढ़ के आएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ लेंगे, उसमें मैंने रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हैलोजन और रिएक्शन विद ऑक्सीजन में मैं वहां बताया था। तो आप इन चीजों को वहां से पढ़ लेंगे और उसके बाद वही सब चीज यहां मिलता जुलता यहां भी आएगा। तो जो कॉमन चीज है उसे मैं बहुत, तो टाइम कम होने के कारण से सारा पॉइंट तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूं, बट मैं बहुत पॉइंट्स को कोशिश करूंगा कवर अप करने का। ठीक है, उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा और फुल कंसंट्रेशन से आपने देखा होगा। तो आज के लिए इतना ही था, फिर हम लोग कल मिलते हैं। टिल देन थैंक यू।